बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साहित्य सागर से कहानी भेड़ और भेड़िए। भेड़ और भेड़िया हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग्य कहानी है। हरिशंकर परसाई लेखक हैं और इन्होंने इस कहानी के माध्यम से राजनेताओं पर व्यंग किया है। व्यंग का मतलब समझते हो ना, ताना मारना। ताना मारना का मतलब लोगों को उनकी बातों को फिर से बताना कि वो क्या गलती कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई राजनेताओं पर ताना मारते हैं, उन पे व्यंग कसते हैं। व्यंग किस बात पे कसते हैं कि राजनेता जो है वो चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। पानी देंगे, बिजली देंगे, रोड बनवाएंगे, चावल देंगे, सस्ता दाल देंगे, सारे काम को गिनाते हैं। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो अपने वादे से मुकर जाते हैं और सीधी सादी जनता का शोषण करने लगते हैं। इसी बात को समझाने के लिए कहानीकार हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखे हैं भेड़ और भेड़िए। भेड़ का मतलब होता है शिप, इंग्लिश में इसका मतलब होता है शिप, और भेड़िए का मतलब होता है उल्फ, WOLF, इसका मतलब होता है भेड़िया। भेड़ और भेड़िए को लेकर कहानीकार हरिशंकर परसाई ने एक कहानी लिखे है जिसमें राजनेताओं पर व्यंग किया है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि एक जंगल में भेड़ और भेड़िए दोनों रहते हैं, जहाँ भेड़ों की संख्या अधिक है और भेड़ियों की संख्या कम है। अब आगे इस प्रकार है कि जंगल में पशु यानी भेड़ और भेड़ियों, इन सबों को ऐसा लगा कि वो लोग अब अच्छे हो गए हैं। वो लोग एक डिसिप्लिन में रहने लगे हैं। एक दूसरे से मार काट, झगड़ा झमेला, ये सब उनके बीच में नहीं हो रहा है। ये सोचकर भेड़ राय करते हैं, आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना हम लोग चुनाव कराकर एक प्रतिनिधि चुने जो यह बात तय करेगा कि जंगल में कैसा कानून होगा। यह सुनते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब चुनाव होगा और हमारे पंचायत में चुनाव करके और एक मुखिया बनाया जाएगा, एक प्रतिनिधि तय होगा जो हमारे लिए नियम और कानून बनाएगा। यह सुनकर भेड़ियों ने सोचा कि अगर ऐसा होता है तो उनके लिए बहुत खराब होता है। क्यों? जब ये नियम बन जाएगा कि कोई भेड़िया भेड़ों को नहीं मारेगा, भेड़ का शिकार नहीं करेगा, तो उनके लिए यह दुख का कारण पड़ जाएगा। क्यों? भेड़िया भेड़ों का शिकार करके उनको खाते थे। इस तरह भेड़ियों को लगा कि उनके ऊपर गहरा संकट आ गया है और वो उदास रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को उदास देखकर उसका कारण पूछा। भेड़िए ने जंगल में होने वाले चुनाव की बात बताई। सियार ने कहा, तो ऐसी बात है तो आप जाकर सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िया बोला, वहाँ भी शेर और बंदर को लिया जाता है, हमें कोई नहीं पूछता। फिर सियार बोला, तो आप अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाते हैं। बूढ़े सियार ने कुछ सोचकर कहा, अगर पंचायत में भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो यह सुनकर भेड़िया चिढ़ गया, क्योंकि वन प्रदेश में भेड़िया जाति कुल 10% थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब सियार ने उनसे कहा कि अगर चुनाव में भेड़िया जीत जाए जबकि भेड़ियों की संख्या कम थी, तो भेड़िया बड़ा आश्चर्य किया कि ये कैसे हो सकता है, जहाँ भेड़ों की संख्या ज़्यादा है वहाँ भेड़िया कैसे जीत सकता है। बूढ़ा सियार बोला, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई न कोई मैं रास्ता जरूर निकालूंगा। आप मेरे कहे अनुसार काम कीजिए। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेके आया। तीनों रंगे हुए थे, एक पीले रंग में, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में। सियार बोला, ये तीनों आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला। बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला। भेड़िए मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, मगर 3 बातों का ख्याल रखना है। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे हुए सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे?
बूढ़ा सियार बोला, अरे आप देखिए तो सही, ये आपके चुनाव के लिए काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक भी है। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्म गुरु है। यह धर्म की बात बताएंगे। बस आप चलते जाइए और देखिए आगे क्या क्या होता है। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियार के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति बने हुए आगे बढ़ रहा था। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास पहुंचे। चारों सियार भेड़िया की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए, जहां भेड़ मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे। भेड़े भेड़िए को देखकर डर गए। बूढ़े सियार ने उनसे कहा, डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा छोड़ दी है। वे किसी को मारते नहीं हैं। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। देखो वे कैसे कंठी माला पहनकर संत बन गए हैं। तीनों रंगे हुए सियार के बारे में बूढ़े सियार ने कहा, ये इस लोक के जीव नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता हैं। बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, अरे डरो मत, ये अब संत हो गए हैं। इन्होंने हिंसा छोड़ दी है। इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब ये लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये किसी का शिकार करना नहीं चाहते हैं। भेड़िया अब संत हो गया है। तीनों रंगों सियारों के बारे में बूढ़े सियार ने कहा, ये इस लोक के जीव नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता हैं। तीनों रंगे सियारों ने हुआ की। बूढ़े सियार ने समझाया कि ये भेड़िए को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियार ने अपनी अपनी तरह से भेड़िए का गुणगान किया तथा बताया कि भेड़िए को चुनने पर ही उनका भला होगा। चुने जाने पर ही भेड़िया ही भेड़ों के हित की रक्षा कर सकेंगे, अर्थात भेड़िया जो जीतेगा वही भेड़ की रक्षा कर सकेगा। ये बात भेड़ों को समझाया जा रहा है। भेड़िया अब संत, परोपकारी तथा दानी बन गया है। चुनाव हुआ। भेड़ों ने भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजा। पंचायत में भेड़ों की भलाई के लिए जो पहला कानून बनाया गया था वह यह है कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर को भोजन में एक पूरी भेड़ और शाम को आधी भेड़ दी जाए। इसी समस्या को समझाने के लिए, समाज में सामने लाने के लिए, दिखाने के लिए कहानीकार हरिशंकर परसाई ने इस कहानी को लिखा है। देखा तुमने कैसे भेड़ों की संख्या होते हुए भी भेड़िया चालाकी से जीत गया और राजनेता बन गया, और बनकर फिर उन्हीं को खाने का नियम लागू कर दिया। इस तरह व्यंग की इस कहानी को लिखने में हरिशंकर परसाई ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। अतः अंत में भेड़ और भेड़िए कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों तथा अपने चुनाव के अधिकार के सही प्रयोग करने का संदेश देता है। भोली भाली जनता को नेता और उनके चापलूस मिलकर गुमराह करते रहते हैं। अतः जनता को चाहिए कि वे सतर्क और सावधान रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करें।